हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था सॉल्यूशन है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो न्यूमेरिकल थे वो। उसके बाद में अब सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। दो टॉपिक इसके अंदर बचे हुए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका मीनिंग देखो यहाँ पर एबनॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ। एबनॉर्मल का मीनिंग हुआ कि जो मास है वो नहीं होना। इसके लिए देखो ऐसा कब हो सकता है, तो दो कंडीशन ध्यान रखनी है हमेशा कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो, डाइल्यूट हो और उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है उसमें सोल्यूट जो पार्टिकल होते हैं उनका या तो हो जाए एसोसिएशन, क्या हो जाए, या तो एसोसिएशन या फिर हो जाए डिसोसिएशन, या तो एसोसिएटेड हो जाए या फिर डिसोसिएटेड हो जाए। तो उस कंडीशन में जो है ना वो जो सब्सटेंस होगा उसका जो मास है वो जो नॉर्मल मास होता है उससे डिफरेंट प्राप्त होता है। मतलब जो मास होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे सिंपली अगर अपन देखें तो जैसे जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करने पर, इसमें बेंजीन में, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर थे, बेंजीन नॉन पोलर है। इसका मतलब ये इसमें डिसोसिएट नहीं हो सकता, डिसोसिएशन नहीं होगा। लेकिन कंडीशन जो है वो है कि ये डिसोसिएट नहीं होगा तो इनके टू मॉलिक्यूल्स जो है आपस में क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएटेड। और एसोसिएट होने की वजह से इसका जो मास था वो बेंजीन सॉल्वेंट में जो रियल मास होता है इसका, मतलब जो नॉर्मल मास होता है उससे डबल ऑब्टेन्ड होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके जो मास है वो बेंजीन सॉल्वेंट में जो नॉर्मल मास है उसके डबल क्यों आते हैं। तो उसका रीजन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डॉटेड बॉन्ड है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए कौन सा हुआ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको अपन बोल सकते हैं साइक्लिक डायमर। डाई का मतलब होता है टू और मर का मतलब होता है यूनिट और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक फॉर्म में अपन को लग ही रहा है। ठीक है, दोबारा समझो एक बार। एबनॉर्मल मोलर मास का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास से डिफरेंट मोलर मास आना। ठीक है, कब आ सकता है ऐसा कि जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है उनका या तो क्या हो जाए एसोसिएशन, मतलब वो कंबाइंड हो जाए, या फिर उनका क्या हो जाए डिसोसिएशन, मतलब वो डिसोसिएट हो जाए। तो अपन ने ये जो एग्जांपल लिया है वो अपने पास एक तरह से एग्जांपल किसका हुआ, एसोसिएशन का। कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब द मोलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डबल ऑब्टेन्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। बेंजीन जो है उसमें जो सॉल्वेंट है ना, बेंजीन अगर सॉल्वेंट है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास से डबल मिलते हैं, डबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके टू जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू साइक्लिक डायमर फॉर्म कर लेते हैं। किसके थ्रू, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू साइक्लिक डायमर फॉर्म कर लेते हैं। अब इधर आते हैं, जैसे मान लो ऐसे होता है KCl, इसके लिए बोला जाता है कि इसको डिसोसिएट किया जाए वाटर में। तो KCl आयोनिक कंपाउंड है और वाटर भी आयोनिक कंपाउंड है, इसी चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा डिसोसिएशन, क्या बन जाएगा K+ और Cl-। वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा ये एक्वस। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि KCl को वाटर में डिसॉल्व करने पर इसका क्या हो गया डिसोसिएशन। इसी को अपन आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, आयंस का। तो ये क्या हुआ, आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पहले एक मॉलिक्यूल था अब वो दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो एक्चुअल मोलर मास होगा, जो भी एक्चुअल मोलर मास है उसका हाफ यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो एक्चुअल मोलर मास था उसका क्या मिल रहा है, डबल। मतलब एक्चुअल मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास x है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो टर्म में अगर बोले तो हो जाता है डबल। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, x/n हो जाएगा, x/n। और यहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ आयंस और x जो है वो है इनका नॉर्मल मोलर मास। दोबारा समझो, KCl एक आयनिक कंपाउंड है और H2O जो है ना वो भी एक आयनिक कंपाउंड, मतलब पोलर है दोनों के दोनों। और पोलर है इसलिए जो है डिसोसिएट हो जाएगा, इसके अंदर टू आयंस इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं और टू आयन के फॉर्मेशन की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो दोनों में सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने की वजह से हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो इसकी जगह पे दूसरा कंपाउंड दिया होता BaCl2 तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3 है, तो आंसर आता x/3। ऐसे ही मान लो इसे लिखा होता K4FeCN6, K4FeCN6। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन को कंफ्यूजन होता है। अपन जो है इसमें जो इसका मोलर मास होता है उसको डिवाइड जो कर देते हैं ना वो कर देते हैं इन सब के टोटल करके। जैसे मान लो 4, 5 और 6 करके यहाँ पे 11 कर देते हैं x/11।
जो कि गलत है। इसमें जो आएगा वो आएगा x/5, x/5। उसका रीजन क्या है कि पोटेशियम जो है वो इस ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब ये तो डिसोसिएट हो जाएगा किस फॉर्म में, ऐसे हो जाएगा 4K+। लेकिन जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया ना उसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स जो है कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। तो नंबर ऑफ आयंस है ना इसके अंदर कितने हुए, 5। नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 5। तो देखो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें जनरल इक्वेशन नहीं आते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होने पर सोल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने पर जो एक्चुअल मोलर मास है उसका उससे डिफरेंट मोलर मास ऑब्टेन्ड होता है, उसी को अपन बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलर मास। एक टाइप के एग्जांपल अपन ले लिए जिनमें क्या होता है एसोसिएशन, और दूसरे टाइप के जो होते हैं उनमें होता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन में अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा डबल होगा, डबल, ठीक है। लेकिन डिसोसिएट के केस में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाफ हो या 1/3 हो या 1/5 हो, ऐसे, ठीक है। अब आता है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो, तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने हैं वेन डॉफ फैक्टर। इसमें देखो क्या होता है एक्चुअल में कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वेन डॉफ फैक्टर बोलते किसे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो रेशियो होता है वो आई होता है, ठीक है। अगली जो बात है वो है कि आई का जो यूज है ना वो क्या होता है, तो आई का यूज है कि अभी अपन ने कहा था कि डिसोसिएशन होगा, अभी अपन ने ये भी कहा था कि एसोसिएशन होगा, लेकिन कितना होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितना हुआ, मतलब अमाउंट कितना % हो गया, तो वो जो है ना वो उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब डिग्री के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है वो डिसोसिएशन होगा, कौन सा एसोसिएशन होगा, तो इस ए के बेसिस पर आई के बेसिस पर डिसाइड होता है ये, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, जैसे आई है ना, आई उसकी दो वैल्यू होती है हमारे पास, आई इज ग्रेटर देन 1 और आई इज लेस देन 1। अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो है वो एसोसिएशन के लिए होगा और कौन सा डिसोसिएशन के लिए होगा। तो देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, जब रेशियो थी किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, जो नंबर ऑफ, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो है आई। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किसके ऊपर कर रही थी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना उनके ऊपर, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इन दोनों में किस केस में इंक्रीज होते हैं, जिस भी केस में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे उसमें तो आई इज ग्रेटर देन 1 होगा, और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं उस केस में जो है वो आई का होगा डिक्रीज होगा, मतलब 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। तो इस केस में आप देखेंगे इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या है, कम है, कम, और इस वाले केस में जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। तो इनमें से आपको डिसाइड करना है कि किसमें पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था अभी एसोसिएशन में कोई भी दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, तो उसका नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब पहले 2 थे अब 1 हो गए, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। अब उसका साइज लार्ज जरूर हो गया, लेकिन मॉलिक्यूल उसको कितने काउंट करेंगे अपन, ओनली 1 काउंट करेंगे, 1। ऐसे ही जब डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएशन करने पर मिनिमम 2 पार्टिकल तो फॉर्म होंगे ही होंगे, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल से 2 पार्टिकल तो जरूर फॉर्म होने वाले हैं, 2 आयंस तो फॉर्म होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है ना ये किस केस में होगा, जब डिसोसिएशन होगा, और ये किस केस में होगा, जब एसोसिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके जो फॉर्मूले थे उनमें क्या चेंज हो गया, तो अपने पास जो फॉर्मूला था P10 माइनस P1 अपॉन P10 इक्वल टू W1 M2 अपॉन M1 W2। नेक्स्ट जो था वो था डेल्टा TB इक्वल टू KBM, उससे नेक्स्ट था डेल्टा TF इक्वल टू KFM, और लास्ट का जो था वो था पाई इक्वल टू CRT या फिर W1RT अपॉन M1V। इन सबको है ना यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, मतलब एक तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कौन, I। इसका मतलब ये हुआ कि I भी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी एक तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, रेशियो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं I वाले वो कब अपन यूज करेंगे, और जो पहले अपन पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूले कब यूज करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में ये 2 टर्म यूज करी जा रही हो, मतलब या तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब इतना एसोसिएशन हो गया इतना डिसोसिएशन हो गया,
तब तो है ना ये फॉर्मूले में आई का यूज करना है, अदरवाइज जो फॉर्मूले अपन पहले यूज करते आ रहे थे वही फॉर्मूले यूज करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाले फॉर्मूले जो है ना ओनली तब यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर कि इतना डिसोसिएशन हो गया, इतना एसोसिएशन हो गया, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, मतलब इसको अपन अल्फा से डिनोट करेंगे अभी, तो वो अगर दिया हुआ हो तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना उनके फॉर्मूले ये वाले यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए जो है मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो एबनॉर्मल और नॉर्मल मोलर मास होते हैं, एबनॉर्मल और नॉर्मल मोलर मास होते हैं, उनमें से जो एबनॉर्मल होता है ना, एबनॉर्मल वो जो है वो होता है ऑब्जर्व्ड, मतलब जब अपन मॉलिक्यूल है ना उसको डिसोसिएट करेंगे, एसोसिएट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा अपन को कि वो उसमें क्या चेंज आया, तो उसमें चेंज जो आएगा वो कौन सा होगा, एबनॉर्मल होगा। तो आना क्या चाहिए था फॉर्मूले के अंदर, एबनॉर्मल ऊपर आना चाहिए था और नॉर्मल जो है वो नीचे आना चाहिए था, लेकिन इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया गया। इसलिए चेंज ये क्यों हुआ चेंज, ये इसका रीजन बता रहा हूं मैं, और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखो एक बार इसका m1 के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इसको अपन ने सोल्व किया था तो यहाँ पे लिख दिया था m1 इंटू W2 और यहाँ पे आ गया था W1, कौन सा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा इसमें आ रहा है उसका अपोजिट इसके अंदर आएगा, क्योंकि अगर मान लो ये एबनॉर्मल ऊपर आता तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है कि मोलर मास में भी वही रिलेशन है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना उनका मोलर मास के साथ रिलेशन है। तो इसकी जो आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है वो कैसे करनी है, ट्रिक क्या होगा इसकी कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसलिए इस फॉर्मूले को अपन ने चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उसके बाद में जो है ना चैप्टर का जो है वो एंड हो जाएगा। फॉर्मूले को अपन डिराइव कैसे करते हैं वो देखते हैं अब इससे आगे। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले अपन डिराइव कर रहे हैं, वैसे डेरिवेशन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूले आए कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास है रिलेशन बिटवीन आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। सेकंड इसी तरीके से होगा रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। मतलब पहले इसको समझते हैं, उसी तरीके से अपने पास वो आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल है ना उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि H2 है ना वो किसमें चेंज हो गया, 2H में। ठीक है, ये जो मोल्स है हमारे पास वो है इनिशियल मोल्स, मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई है, और ये जो है वो अपने पास है मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर मोल्स है ना वो ये है, जिसको बोल सकते हैं अपन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फिर उसके बाद में अपन ने क्या कहा था, आई जो होता है ना वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टोटल ये हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन में 1 प्लस 0। तो हमेशा स्टार्टिंग में ये होगा 1 और इधर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते इसलिए 0, इसमें हमेशा कमी होती है इसलिए 1 माइनस एल्फा हो गया। अगर ए अकेला होता तो एल्फा, एन है तो एन एल्फा, अगर 2 होता तो 2 एल्फा आता, मतलब ऐसे। तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1 प्लस 0, इनको और इनको ऐड करके इनका रेशियो ले लिया। फिर उसके बाद में आई इक्वल टू अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से इस तरफ आ जाओ, इसमें इनिशियल मोल्स वो के वही हैं, इसमें से डिक्रीज होगा, इसमें जो है होगा क्या एक्चुअल में, इसमें क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइंड हो गए, कंबाइंड होने की वजह से इसमें जो अल्फा को एन से मल्टीप्लाई कर रखा था उसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद वही वाला फॉर्मूला कि आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये वाली है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। अब आप याद करो मैंने बताया था आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसमें आई ग्रेटर देन 1 होता है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें आई लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को यूज करते हुए आपको करना क्या है कि वैसे तो आप जो है मैथ के अकॉर्डिंग तो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पैटर्न यूज कीजिए जिससे आपको फॉर्मूला इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। करना क्या है, आई 1 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब इस 1 को इस तरफ लिया हुआ आप तो क्या हो जाएगा आई माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ आई इज ग्रेटर देन 1 हो गया। इस तरफ क्या हो गया एन एल्फा माइनस एल्फा, ये प्लस का है ऐसे कैसे रख दिया, ये माइनस का है ये आ गया। ठीक है, कॉमन आ गया इसमें एल्फा, यहाँ पर आ गया एन माइनस 1। तो अपने पास जो एल्फा का फॉर्मूला आ गया ना वो क्या आ गया आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ से क्लियर अपन को पता लग रहा है, वैसे तो अपन ने यहीं पे पता लगा लिया था कि जो है ना आई इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए अपन ने 1 को इस तरफ लाए थे।
अब जो है ना वो क्या है, i इज लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले को इतना सोल्व करने के बाद i को इस तरफ लेके जाएंगे, इसका मतलब सारी वैल्यू इस तरफ आएगी। तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस आई, आई को उस तरफ ले जाओ तो 1 माइनस आई हो गया, उन सबको इस तरफ लाओ तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एल्फा एल्फा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एन एल्फा, क्या हो जाएगा, एन एल्फा माइनस एल्फा अपॉन एन। इस एन को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एन 1 माइनस आई इक्वल टू एल्फा कॉमन आ गया, एन माइनस 1 हो गया यहाँ पर, और लास्ट में जो फॉर्मूला आया अपने पास वो आ गया एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला आ गया अपने पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। अब देखो इस फॉर्मूले को इतना बड़ा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब भी एसोसिएशन होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, n की वैल्यू 2। तो देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 रखो तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, एल्फा इक्वल्स टू 2 1 माइनस आई अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1 तो 1। तो केवल यही फॉर्मूला आ गया, इतना ही। मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन में n की वैल्यू जो है वो 2 होती है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो। अदरवाइज अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि डायमर के बजाय ट्राइमर फॉर्म हो गया, या अगर ज्यादा यूनिट्स कंबाइंड हो रखी है तो उस केस में n की वैल्यू चेंज हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे n की जगह 2 रख दिया, इस n की जगह पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया था, इसलिए नीचे से हटा दिया। अपने पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया एल्फा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस आई। ठीक है, तो आपको ये दो मेजर फॉर्मूले जो है ना वो आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूले से जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो ये अपना जो सॉल्यूशन का चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने एक बार करा दिए आपको। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर है वो कैसे मैच कराएं, तो मैं आपको जो है आज या कल में जो है आपको जो जितने भी न्यूमेरिकल करवाए थे उनकी पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, फिर आंसर जो है वो मैच करा लें। तो देखो अपना जो ये चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से अपनी जो है क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इनको पहुंचाइए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।